हेलो एवरीवन, तो आपका फिर से स्वागत है एक नई क्लास के साथ। जैसा कि हम सोल्व करते हैं एग्रीकल्चर 1000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को, वो भी एमसीक्यू के साथ। तो जिसका पार्ट नंबर 30 ये रहने वाला है। अगर आपने इस सीरीज़ के किसी भी पार्ट को मिस किया है तो सभी पार्ट्स के लिंक आपको आई बटन में देखने को मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी पार्ट को क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है और ऐसे ही एग्रीकल्चर रिलेटेड डेली वीडियोस पाना चाहते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो पास का बेल आइकन आएगा तो इसे ऑल पर जरूर दबा देना, जिससे जब भी हमारे कोई नई वीडियो अपलोड की जाए तो आपको नोटिफिकेशन साथ साथ मिलती रहे। ठीक है, चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। उससे पहले हमारा जो लास्ट क्वेश्चन था उसको भी हम देख लेते हैं कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ा गया था। तो इसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने राइट आंसर दिया था, लेकिन कुछ स्टूडेंट ने गलत आंसर दिया था। तो वो एक बार देख लीजिए कि अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कुसुम के बीज में तेल की मात्रा या फिर ऑयल कंटेंट होता है, ये कितने % होता है, तो इसका जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा यहाँ 35 से 40%। कितना होता है? 35 से 40% होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कि अंधी गुड़ाई संभव है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक टर्म दे रखी है जो कि क्रॉप से संबंधित होती है। ये बेसिक टर्म है, इनके लिए हमने एक स्पेशल लेक्चर भी लगाया था आपके लिए, तो उसको अगर आपने अच्छे से देखा होगा तो ये क्वेश्चन आप इजीली सोल्व कर सकते हो। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको दे रखे हैं कि धान में, मक्का में, गन्ने में या फिर आलू में। तो राइट आंसर कौन सा होगा? इसका होगा यहाँ थर्ड ऑप्शन, गन्ने में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि अंधी गुड़ाई होती क्या है। ठीक है, यहाँ पर हमने ये तो जान लिया कि गन्ने से संबंधित होती है अंधी गुड़ाई, लेकिन ये होती क्या है ये भी तो आपको पता होना चाहिए ना। तो थोड़ा सा ध्यान समझिएगा कि मान लीजिए कोई सी भी क्रॉप है, ठीक है, कोई सी भी क्रॉप है, उसकी सोविंग के बाद यहाँ सोविंग करने के बाद, लेकिन फसल की जर्मिनेशन मतलब यहाँ अंकुरित होने के पहले जो क्रिया मतलब यहाँ होइंग क्रिया की जाती है। कौन सी क्रिया की जाती है? होइंग क्रिया की जाती है। और इस होइंग क्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है? यहाँ ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, दोबारा से देख लीजिए, एक बार नहीं समझ आया है तो मान लीजिए कोई सी भी क्रॉप है, उसकी सोविंग करने के बाद लेकिन फसल की जर्मिनेशन होने से पहले जो क्रिया की जाती है, और वो कौन सी क्रिया की जाती है? होइंग क्रिया की जाती है। और इस होइंग क्रिया को ही किस नाम से जाना जाता है? ब्लाइंड होइंग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, टर्म समझ आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ता है? नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, आप सभी को पता होगा। वैसे बेसिकली यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि मेथी का वैज्ञानिक नाम होता क्या है। ठीक है, मेथी का यहाँ पर आपसे पूछा गया है साइंटिफिक नेम, बॉटनिकल नेम। तो सभी को पता है यार, हाँ क्या होता है? ट्राइगोनेला फोइनम होता है। क्या होता है? ट्राइगोनेला फोइनम ग्रेगम होता है। और राइट आंसर कौन सा है? फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बढ़ते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवार के नियंत्रण हेतु किसका प्रयोग किया जाता है। अब यार हाँ एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है, और जो रिसेंटली एग्जाम है उसमें ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। तो इसका आपको ध्यान रखना होगा कि गेहूं फसल की जब भी बात की जाए, याद रखना गेहूं फसल की जब भी बात की जाती है, और यहाँ पर स्पेशल खरपतवार का क्राइटेरिया आपको दे रखा है। ठीक है, मतलब यहाँ चौड़ी पत्ती वाले जो खरपतवार होते हैं उनका कंट्रोल आपको करना है। उसके लिए आप किस प्रकार के वीडिसाइड का यूज़ करोगे ये आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आप ऑप्शंस देख सकते हो कि आइसोप्रोटेरान, मेटसल्फ्यूरान, मेटसल्फ्यूरान मिथाइल या फिर एलाको। तो हमारा जो राइट आंसर रहेगा ये रहेगा यहाँ मेटसल्फ्यूरान मिथाइल। क्या रहेगा यहाँ? मेटसल्फ्यूरान मिथाइल। सॉरी, यहाँ पर जो हम यूज़ करेंगे ये केवल यहाँ मेटसल्फ्यूरान का यूज़ करेंगे। ठीक है, मिथाइल का हम यूज़ नहीं करेंगे, बल्कि किसका यूज़ करेंगे? मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग करेंगे। या फिर याद रखना यहाँ पर आपको ऑप्शन में सल्फोसल्फ्यूरान भी देखने को मिल सकता है। याद रखना, अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु या फिर कंट्रोल करने के लिए किस हर्बिसाइड का या फिर किस वीडिसाइड का यूज़ किया जाता है, तब आपका राइट आंसर क्या होगा? मेटसल्फ्यूरान। या फिर अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है सल्फोसल्फ्यूरान, तब यार हाँ ये दोनों आपके राइट आंसर होंगे। और इनमें से आपको कोई सा भी देखने को मिलता है तो वो आपका राइट आंसर रहेगा। ठीक है, दोनों को आप नोट कर सकते हो। सल्फोसल्फ्यूरान और मेटसल्फ्यूरान का प्रयोग किया जाता है चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों को नष्ट करने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, उससे पहले आपको मैं बता देता हूं कि कल आपका टेस्ट होने वाला है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको नोटिफाई भी किया था कि कल सुबह आपका 9 बजे लाइव टेस्ट रहेगा एग्रीकल्चर का। उसका सिलेबस में हमने आपको बता रखा है कि एग्रीकल्चर की स्पेशल क्लासेज है, तो उसकी एक अलग से प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो इनमें से यहाँ आपका क्वेश्चन आएंगे, अब कोई सा भी आ सकता है। ठीक है, इसलिए यहाँ एक बार सभी वीडियो को आप क्लियर कर लेना। ज़्यादा वीडियो नहीं है, लगभग 10 से 15 के समथिंग है वीडियो, तो उन सभी को एक बार आप क्लियर कर लेना कल तक। ठीक है, जिससे कि आपके सभी क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और इससे आपका टेस्ट भी अच्छा जाएगा।
ठीक है, सभी तैयार होने आना और सुबह आपका टेस्ट होगा 9 बजे। ठीक है, लाइव टेस्ट रहेगा, लाइव आपका रिजल्ट बताया जाएगा, लाइव आपकी रैंक बताई जाएगी। ठीक है, इसलिए सभी तैयारी करके आना, बिना तैयारी के कोई नहीं आना। सभी को यहाँ जो आपकी आंसर शीट है ये व्हाट्सएप ग्रुप या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सेंड करनी है। नंबर नहीं है तो आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे हमारे नंबर, तो वहाँ पर आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि अधिक जल बचत के लिए फसल में सिंचाई विधि कौन सी उपयुक्त की जाती है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया यहाँ अधिक जल बचत मतलब यहाँ वाटर सेविंग आपको करनी है। तो यहाँ पर राइट आंसर कौन सा रहेगा? आप सभी को पता है कि अगर हम बात करते हैं ड्रिप मेथड और एक होता है फव्वारा मतलब यहाँ स्प्रिंकलर मेथड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं यहाँ फव्वारा मेथड, तो फव्वारा में क्या होता है यहाँ 60 से 70% के समथिंग क्या होता है जल की बचत हो जाती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं ड्रिप की, तो ड्रिप में क्या होता है यहाँ इसकी बजाय अधिक होता है। मतलब यहाँ पर आप 70 से 80 भी नोट कर सकते हो या फिर 80 से 85 की समथिंग भी जो वाटर की सेविंग है ये हो जाती है। मतलब यहाँ सबसे जो हाईएस्ट है वाटर सेविंग है ये किस में हो रही है? ड्रिप में हो रही है। मतलब राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है लवणीय क्षारीय मादाओं की क्रम से पीएच विद्युत चालकता क्या होती है। याद रखना यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि पीएच, विद्युत चालकता और ईएसपी। तो अब यहाँ पर आपको डायरेक्ट ये याद रखना होगा कि कभी भी अगर आपको ऑप्शन में देखने को मिल जाता है कि लवणीय क्षारीय मादा, ठीक है, दोनों एक साथ आपसे पूछा गया है कि लवणीय क्षारीय मादा का पीएच क्या होता है, विद्युत चालकता क्या होती है और ईएसपी क्या होती है। तो याद रखना अगर आपको दोनों एक साथ मिल जाते हैं तब आपको एक पॉइंट याद रखना होगा कि यहाँ तीनों ही इसकी अधिक होते हैं। मतलब यहाँ इसका जो पीएच होता है ये भी क्या होता है? हाई होता है। अगर हम बात करते हैं विद्युत चालकता मतलब यहाँ ईसी, तो इलेक्ट्रिक जो कंडक्टिविटी होती है ये भी क्या होती है? 4 डेसीसाइमन से अधिक होती है। अगर हम बात करते हैं ईएसपी, तो ईएसपी भी क्या होता है यहाँ 15% से अधिक होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको एक पॉइंट ही याद रखना होगा कि अगर आपको दोनों एक साथ देखने को मिल रहे हैं तब क्या होगा आपका राइट आंसर यहाँ तीनों अधिक होते हैं। 15% से अधिक, 4 से अधिक और 8 से अधिक। ठीक है, राइट आंसर कौन सा है? फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप नोट कर लीजिए कि मक्का की पत्तियों में लाल बैंगनी रंग प्रकट होते हैं। याद रखना यहाँ पर आपको स्पेशल क्राइटेरिया दे रखा है कि लाल बैंगनी रंग प्रकट होने का कारण क्या होता है या फिर किस पोषक तत्व के कारण जो पत्तियाँ होती है तो उस पर यहाँ रेड पर्पल कलर के रंग या जो करेक्टर होता है ये प्रकट हो जाता है। तो ये किसकी कमी होती है, किसकी डेफिशिएंसी होती है, ये आपको बताना होगा कि यहाँ पर फास्फोरस की अधिकता, फास्फोरस की कमी, कैल्शियम की अधिकता या फिर कैल्शियम की कमी। ठीक है, यहाँ पर आपको नोट करना होगा कि फास्फोरस की कमी से होता है, अधिकता से होता है, कैल्शियम की अधिकता से होता है, फिर कैल्शियम की कमी से होता है। तो आपका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यार हाँ मक्का की पत्तियों में जो रेड पर्पल कलर होता है तो ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है? ठीक है, तो ये होता है यहाँ फास्फोरस की कमी से होता है। राइट आंसर कौन सा है? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ अधिकता से नहीं होता है बल्कि किससे होता है? कमी से होता है। तो राइट आंसर कौन सा होगा? सेकंड ऑप्शन। ठीक है, यहाँ एक सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार आपसे पूछा गया है तो इसे आप नोट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की बीज दर क्या रखी जाती है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल जो एरिया दे रखा है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के बारे में आपसे पूछा गया है तो यहाँ पर सोयाबीन की बीज दर क्या रखी जाती है। तो अगर हम बात करते हैं सोयाबीन की बीज दर तो ये क्या रखी जाती है, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए कि 50, 60, 80 या फिर 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तो आपकी दृष्टि से आपका राइट आंसर क्या है? जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की जो सीड रेट रखी जाती है, बीज दर रखी जाती है, ये कितने रखी जाती है? ये रखी जाती है यहाँ 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। कितने रखी जाती है? 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सरसों की फसल को पाले से बचाने हेतु कौन से रसायन की व कितनी मात्रा का छिड़काव किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए। यहाँ पर आपसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये पूछा गया है कि किस रसायन का प्रयोग कैसा है। सेकंड क्वेश्चन ये पूछा था कि उसकी जो क्वांटिटी रखी जाती है, जो मात्रा रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है। ठीक है, इन दोनों क्वेश्चंस को आपको देखने होंगे। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देख सकते हो। तो पहले आप ऑप्शंस देख लीजिए कि गंधक का तेजाब 0.3%, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 0.1% या फिर गंधक का तेजाब 0.1% या फिर गंधक का तेजाब 0.5%। तो इनमें से आपका राइट आंसर क्या है कि जो पाले से बचाव के लिए हम किस रसायन का, यहाँ पर एक क्वेश्चन तो मैं बता देता हूँ कि किस रसायन का प्रयोग कैसा है। यहाँ गंधक अम्ल का प्रयोग कैसा है। किसका प्रयोग कैसा है?
गंधक के तेजाब का या फिर गंधक के अम्ल का यूज़ किया जाता है। अब यहाँ पर आपको केवल मात्रा पहचाननी है कि कितनी क्वांटिटी रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर भी मैं क्लियर कर देता हूँ कि अगर हम बात करते हैं यहाँ पाले से बचाव करने के लिए, तो यहाँ किस अम्ल का या फिर किस रसायन का प्रयोग किया है, गंधक के तेजाब का यूज़ किया है। लेकिन अगर हम बात करते हैं जो क्वांटिटी है या फिर जो मात्रा रखी जाती है, ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है ना 0.1% रखी जाती है। कितनी रखी जाती है, केवल 0.1% रखी जाती है। इसके साथ साथ यहाँ गंधक का तेजाब भी आपको ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, या फिर यहाँ सल्फ्यूरिक अम्ल भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। दोनों एक ही होते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल को यहाँ गंधक का तेजाब भी बोला जाता है। याद रखिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल को ही किस नाम से जाना जाता है, गंधक का तेजाब के नाम से जाना जाता है। और अगर हम बात करते हैं इसका जो सिंबल होता है, फॉर्मूला होता है, ये क्या होता है, H2SO4 होता है। क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का ये होता है H2SO4 होता है, ठीक है। याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की जरूरत होगी। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि 40 किलोग्राम आपको नाइट्रोजन देनी है तो DAP की कितनी मात्रा की आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। रिक्वायरमेंट आपसे पूछी गई है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि जो DAP में नाइट्रोजन होता है ये कितना % होता है, ठीक है। कितना % होता है, आपको हमने कल ही बताया था 18% होता है। कितना होता है यार, हाँ 100 किलोग्राम अगर हम DAP का यूज़ करते हैं फील्ड में, खेत में, तो उससे हमें यहाँ 18 किलोग्राम नाइट्रोजन मिल जाता है। अब यहाँ जो 18% का मतलब होता है कि हम यहाँ 100 किलोग्राम जब DAP देते हैं तो 100 किलोग्राम DAP से क्या होता है, 18% हमको नाइट्रोजन मिल जाती है, ठीक है। ये तो क्लियर होता है फर्स्ट पॉइंट। तो इसके अकॉर्डिंग आपको देनी यहाँ 40 किलोग्राम नाइट्रोजन, ठीक है। यहाँ आपको देनी है फील्ड में 40 किलोग्राम नाइट्रोजन। तब आपसे पूछा गया कि DAP की कितनी ज़रूरत होती है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर याद रखिए कि 100% यानी 100 किलोग्राम जब हम दे रहे हैं DAP, तब हमको कितनी हो रही है, 18 हो रही है। तो मान लीजिए हम 100 और ऐड कर देते हैं तो इससे क्या होता है, 18 और ऐड हो जाएगी, 18 दूनी 36 हो जाती है। मतलब 36 किलोग्राम तो हमको मिल गई, ठीक है। 36 किलोग्राम तो हमको मिल गई। तो इसके बाद में क्या होता है, 4 किलोग्राम बची मात्र, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि 200 किलोग्राम तो नहीं हो सकता हमारा राइट आंसर, तो कितना होगा, 222 किलोग्राम होगा। राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन। क्योंकि अगर हम यहाँ 222 किलोग्राम जब DAP का यूज़ करेंगे खेत में, तब उससे जो मिलने वाली जो नाइट्रोजन होती है ये कितनी होती है, ये होती है यहाँ 40 किलोग्राम होती है। कितनी होती है, 40 किलोग्राम होती है। तो क्वेश्चन में यही तो आपसे पूछा गया है कि 40 किलोग्राम नाइट्रोजन देने हेतु DAP की कितनी ज़रूरत होती है, कितनी रिक्वायरमेंट होती है। तो राइट आंसर कौन सा है, सेकंड ऑप्शन, ठीक है। इजीली ये क्वेश्चन सोल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सोयाबीन में खरपतवार नियंत्रण हेतु अंकुरण पश्चात शाकनाशी होता है, ठीक है। यहाँ पर आपसे पूछा है अंकुरण होने के बाद, फसल का जब अंकुरण हो जाता है तो उसके बाद में किस हर्बिसाइड का यूज़ किया जाता है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। यहाँ इमेजा थारपर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, यहाँ सोयाबीन में जब खरपतवार का नियंत्रण करना हो और कौन से स्टेज में, यहाँ अंकुरण होने के बाद, तो किसका यूज़ किया जाता है, ये क्या है, इमेजा थारपारकर का यूज़ किया जाता है। थारपीर का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, इमेजा थारपीर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। याद रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया एक सिंचाई जल के साथ उर्वरक देने की विधि क्या कहलाती है। तो इसे हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को हमने आपको कई बार बताया था कि अगर मान लीजिए कि सिंचाई मतलब यहाँ इरिगेशन को प्लस फर्टिलाइज़र, ठीक है, इरिगेशन के साथ फर्टिलाइज़र देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है, ठीक है। ये तो हम क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ एक और पॉइंट आपको याद रखना होगा कि मान लीजिए यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि सिंचाई जल के साथ वीडीसाइड का यूज़ करना क्या कहलाता है, या फिर आप ऐसे समझिए कि हर्बिसाइड का यूज़ करना क्या कहलाता है, ठीक है। हर्बिसाइड का यूज़ करना क्या कहलाता है, तो क्या कहलाता है यहाँ, हर्बिगेशन कहलाता है, ठीक है। इसी से आप नोट कर सकते हो या फिर इसी से आप याद कर सकते हो कि फर्टिलाइज़र का इरिगेशन के साथ यूज़ करना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। अगर हम बात करते हैं हर्बिसाइड का इरिगेशन के साथ यूज़ करना क्या कहलाता है, तो हर्बिगेशन कहलाता है, ठीक है। दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। दोनों यहाँ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया फसलों में लोहे तत्व की कमी प्रायः कहाँ पर दिखाई देती है। मतलब यहाँ नई व ऊपरी पत्तियों पर, पुरानी व निचली पत्तियों पर, सबसे निचली पत्तियों पर, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर हम बात करते हैं फसलों में जो लोहे तत्व है, मतलब यहाँ आयरन की जब भी कमी होती है तो उसके जो सर्वप्रथम लक्षण स्पष्ट होते हैं या फिर जो सिम्टम होते हैं, एपियर होते हैं, ये कहाँ पर होते हैं, ये होते हैं नई व ऊपरी पत्तियों पर होते हैं। कहाँ पर होते हैं, नई व ऊपरी पत्तियों पर होते हैं।
ठीक है, क्वेश्चन क्लियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में खरीफ में सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली प्रमुख फसल कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपको सीजन दे रखी है कि खरीफ में जो सर्वाधिक क्षेत्र में उगाई जाने वाली जो फसल होती है वो होती कौन सी है। ठीक है, यहाँ पर आपको स्पेशल दे रखा है सीजन खरीफ में, तो कौन सी ली जाती है, ये ली जाती है, यहाँ सोयाबीन ली जाती है। कौन सी ली जाती है, सोयाबीन को सबसे ज़्यादा लिया जाता है। और इस क्वेश्चन को हमने अभी सोल्व किया था ऊपर कि दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन की जो सीड रेट रखी जाती है ये कितनी रखी जाती है, ये रखी जाती है 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि गाजर घास मतलब पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस खरपतवार का जैविक नियंत्रण हेतु किस कीट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझिए कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गाजर घास और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पार्थेनियम हिस्टोरोफोरस। तो इस खरपतवार का जब आपको जैविक नियंत्रण करना है तो आप किस कीट का यूज़ करोगे, ये आपसे पूछा गया है। ठीक है, यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं कि नियोचिटेना ब्रोची, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा, क्रोसोडेसिमा लेंटाना, फिर डेक्टालोपियंस ओपेंसी। तो आप इनमें से किसका प्रयोग करोगे यहाँ गाजर घास को नष्ट करने के लिए या फिर कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर एक बात आपको सबसे पहले याद रखनी होगी कि जिस कीट का यूज़ किया जाता है, मान लीजिए कोई सा भी हम ले सकते हैं कि डेक्टालोपियंस ओपेंसी का भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्रोसोडेसिमा लेंटाना के हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले तो ये होते क्या हैं, तो यार हाँ अगर किसी भी कीट का यूज़ किया जाता है तो उसे सबसे पहले तो यार हाँ किस नाम से जाना जाता है, बायो एजेंट के नाम से जाना जाता है। याद रखना, अगर हम मान लीजिए किसी खरपतवार को नष्ट करने के लिए किसी कीट का यूज़ कर रहे हैं, किसी जीव का यूज़ कर रहे हैं, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, बायो एजेंट के नाम से उसे जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, यहाँ बायो एजेंट के नाम से उसे जाना जाता है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर होता है। सेकेंड क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि गाजर घास को नष्ट करने के लिए किस कीट का यूज़ आप करोगे या फिर किस बायो एजेंट का आप प्रयोग करोगे। तो इसका राइट आंसर कौन सा है, यहाँ सेकंड ऑप्शन। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गाजर घास को नष्ट करने के लिए, तो इसको नष्ट करने के लिए हम यहाँ जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, जाइगोग्रामा बाइक्लोराटा बायो एजेंट का हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर होता है। अगर हम बात करते हैं लेंटाना कैमरा को नष्ट करने के लिए, तो लेंटाना कैमरा की जब भी बात आती है तो यहाँ लेंटाना कैमरा को नष्ट करने के लिए किसका यूज़ करते हैं, क्रोसोडेसिमा लेंटाना का यूज़ करते हैं। याद रखना, अगर हम बात करते हैं जो कि लेंटाना होता है तो लेंटाना कैमरा, तो इसको नष्ट करने के लिए किस बायो एजेंट का यूज़ किया जाता है, ये लिया जाता है यहाँ क्रोसोडेसिमा लेंटाना का यूज़ किया जाता है। और यहाँ लेंटाना कैमरा का सेकंड नाम क्या होता है, इसका भी आपको याद रखना होगा, जराइन। यार हाँ, सेकंड नाम क्या होता है इसका, जराइन। इसलिए आपको ऑप्शन में ये भी देखने को मिल सकता है कि जो जराइन वीड होता है तो इसको नष्ट करने के लिए किसी बायो एजेंट का यूज़ करते हैं, तब भी आपका राइट आंसर क्या होगा, यहाँ क्रोसोडेसिमा लेंटाना का यूज़ करते हैं। ठीक है, दोनों क्वेश्चन समझ आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वैसे ही यार एक अच्छा क्वेश्चन है और एक कॉमन क्वेश्चन है। यदि आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो आप किन अवस्थाओं पर सिंचाई करोगे। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है गेहूँ फसल के लिए, यहाँ पर आपको जो फसल है उसके बारे में पूछा गया है कि गेहूँ फसल में अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो आप कौन कौन सी फेज़ पर या फिर कौन कौन सी अवस्थाओं पर आप सिंचाई करोगे, ये आपको बताना है। तो हमने आपको ये तो कई बार बताया है कि अगर आपके पास मान लीजिए केवल 1 सिंचाई उपलब्ध है तो आप किस अवस्था पर सिंचाई करोगे, ये करोगे CRI स्टेज पर करोगे। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि अगर मान लीजिए आपको ऐसी कंडीशन दी जाती है क्वेश्चन में कि केवल आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध है तो आप गेहूँ में कौन से स्टेज पर सिंचाई करोगे, तब तो आपका राइट आंसर क्या होगा, CRI स्टेज पर करेंगे। लेकिन जब आपको ऐसी कंडीशन दे दी जाती है क्वेश्चन में कि जब आपके पास केवल 2 सिंचाई उपलब्ध है तब आप गेहूँ पर कौन कौन सी स्टेज पर आप सिंचाई करोगे, तब आपका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ हम फर्स्ट तो करेंगे CRI स्टेज पर, लेकिन जो सेकंड करेंगे ये करेंगे यार हम मिल्किंग स्टेज पर। कौन सी पे करेंगे यार, हम मिल्किंग स्टेज पर करेंगे। राइट आंसर कौन सा होगा, यहाँ एक तो हम करेंगे CRI स्टेज पर, एक करेंगे हम मिल्किंग स्टेज पर। ठीक है, दोनों क्वेश्चन क्लियर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है खाद उर्वरकों भू परिष्करण क्रियाओं तथा सिंचाई प्रयोग से उत्पन्न होने वाली भू उर्वरता क्या कहलाती है। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिए कि खाद उर्वरक देने से, भू परिष्करण क्रियाएं करने से और सिंचाई देने से उत्पन्न होने वाली जो फर्टिलिटी होती है भूमि में, उसे किस नाम से जाना जाता है, प्राकृतिक उर्वरता, उपार्जित उर्वरता, भूमि उत्पादकता या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आपको ये बताना है कि मान लीजिए आप खेत में लगातार खाद का यूज़ कर रहे हो, लगातार आप टिलेज क्रियाएं कर रहे हो, लगातार आप सिंचाई दे रहे हो, तो इससे जो फर्टिलिटी मतलब यहाँ जो उर्वरता उत्पन्न हो रही है भूमि में या फिर आपके खेत में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है। तो इसे आप डायरेक्ट नोट कर सकते हो, यहाँ उपार्जित उर्वरता मतलब यहाँ आपके द्वारा उसे उत्पन्न किया जा रहा है।
ठीक है, यहाँ उपार्जित का मतलब है यहाँ आपके द्वारा उस उर्वरता को उत्पन्न किया जा रहा है, इसलिए यहाँ उसे किस नाम से जाना जाता है, उपार्जित उर्वरता। और यहाँ अगर मान लीजिए आप किसी भी प्रकार का कोई खाद नहीं दे रहे हो तो और जो टिलेज क्रिया ये नहीं कर रहे हो, इरिगेशन आप नहीं दे रहे हो, और इसके बजाय भी जो फर्टिलिटी रहती है फील्ड में, खेत में, तो उसे किस नाम से जाना जाता है, उसे बोला जाता है यहाँ प्राकृतिक उर्वरता। ठीक है, मुख्यतः दो प्रकार की होती है, एक को हम उत्पन्न करते हैं उसे तो किस नाम से जाना जाता है, यहाँ उपार्जित उर्वरता के नाम से जाना जाता है, लेकिन जिसे हम उत्पन्न नहीं करते हैं जो कि नेचर के द्वारा ही पहले दी होती है तो उसे बोला जाता है यहाँ प्राकृतिक उर्वरता। ठीक है, दोनों क्वेश्चन आपको समझ आ गए कि एक होती है उपार्जित जिसे हम उत्पन्न करते हैं, मान लीजिए खाद बीज हम दे रहे हैं, लगातार हम वीडिसाइड यूज़ कर रहे हैं, जिससे क्या होते हैं खरपतवार नष्ट हो जाते हैं और जिससे क्या होता है फर्टिलिटी मेंटेन हो जाती है या फिर इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, मान लीजिए कैसे भी आप मान सकते हो कि जिसे हम उत्पन्न कर रहे हैं उसे बोला जाता है उपार्जित, और जिसे हम उत्पन्न नहीं कर पाते हैं जो कि पहले एक द्वारा ही प्रकृति द्वारा हमें दी होती है तो उसे बोला जाता है प्राकृतिक उर्वरता। ठीक है, दोनों में डिफरेंस समझ आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ओरोबंकी प्रमुख खरपतवार किस फसल का होता है, तो इसे भी हम डायरेक्ट क्लियर कर लेते हैं कि ओरोबंकी। तो ओरोबंकी सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए किसका होता है, मेजर ये होता है यहाँ का सरसों का होता है। किसका होता है, एक पैरासाइटिक वीड ये होता है सरसों का होता है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन में देख सकते हो कि सरसों भी अगर आपको याद है तो इसके अकॉर्डिंग भी आप राइट आंसर बता सकते हो। तो आपका राइट आंसर क्या है, हाँ सरसों व तंबाकू। याद रहेगा यार, हाँ ओरोबंकी जो मेजर प्रॉब्लम होती है या फिर मेजर जो वीड पैरासाइटिक वीड होता है ये किसका होता है, ये होता है सरसों और तंबाकू का होता है। किसका होता है, सरसों व तंबाकू का होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है मध्यम अवधि पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा है पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है, और यहाँ पर आपसे पूछा है मध्यम अवधि के लिए। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले आप 3 पॉइंट नोट कर लीजिए कि एक होती है शॉर्ट लेंथ, ठीक है, एक होता है शॉर्ट, एक होता है मीडियम, एक होता है लॉन्ग। यहाँ ये होता है समय अवधि, एक होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए, एक होती है मीडियम टाइम के लिए और एक होती है लॉन्ग टाइम के लिए। तो अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि कम अवधि के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है या फिर पूर्वानुमान लगाया जाता है ये कितने दिनों के लिए लगाया जाता है, तो ये लगाया जाता है केवल 1 से 3 दिन के लिए। याद रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसी कंडीशन आपको दे रखी है कि मान लीजिए आपको कम समय के लिए पूर्वानुमान करना है तो आप कितने दिनों के लिए करोगे, तो हम करेंगे यहाँ केवल 1 से 3 दिनों के लिए। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मध्यम अवधि वाली पूर्वानुमान कितने दिनों के लिए किया जाता है, तब आप राइट आंसर क्या बताओगे, 3 से 10 दिनों के लिए किया जाता है। लेकिन जब आपको यहाँ पर पूछ लिया जाता है कि लंबी अवधि वाला जो पूर्वानुमान किया जाता है ये कितने दिनों के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है 10 दिन से अधिक। ठीक है ना, 10 दिन से अधिक जितना भी जो पूर्वानुमान किया जाता है या फिर फोरकास्टिंग की जाती है तो उसे रखा जाता है यहाँ लॉन्ग टर्म के अंतर्गत। ठीक है, तीनों आपको समझ आ गया कि 1 से 3 दिन के लिए जो फोरकास्टिंग की जाती है, जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसे बोला जाता है कम अवधि के लिए। अगर हम बात करते हैं 3 से 10 दिन के लिए तो उसे बोला जाता है मध्यम अवधि के लिए। और अगर हम बात करते हैं 10 दिन से ऊपर या फिर 10 दिन से अधिक के लिए जो पूर्वानुमान लगाया जाता है उसे बोला जाता है लंबी अवधि का पूर्वानुमान। ठीक है, तीनों पॉइंट क्लियर होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है कि धान में खेरा रोग होता है तो किससे होता है, ये होता है जिंक की कमी से होता है। कौन सा है राइट आंसर, सेकंड ऑप्शन। यहाँ जो खेरा रोग होता है ये होता है जिंक की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि सोयाबीन की जल्दी पकने वाली किस्म कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि जो अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले आप ऑप्शन देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग राइट आंसर बताइए कि PK472 होती है, JS335 होती है या फिर JS9305 होती है या फिर NRC11 या फिर 12 होती है। तो आपका राइट आंसर क्या है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी किसकी बतानी है, यहाँ सोयाबीन की बतानी है, तो कौन सी होती है, ये होती है यहाँ JS9305 होती है। कौन सी होती है, JS9305 होती है, जो कि यहाँ अर्ली मैच्योरिटी वेराइटी होती है। ठीक है, तो आज के लिए बस ना है। कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो का दें एक लाइक, इस वीडियो का दें अपने दोस्तों के साथ शेयर, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को लीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।